आईबीसी एक नई सोच है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बचतों से कुछ बड़ा बनता देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल मूवमेंट है और आज इस स्टेज से हम इसे पूरे विश्व के सामने पेश कर रहे हैं। जिग्नेश ने दुगने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसी के साथ आईबीसी का अकाउंट खोल दिया गया। लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे जो स्क्रीन पर लाइव दिखाई दे रहा था और हर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाता था। आईबीसी के लॉन्च के साथ ही इसका ऑफिशियल अकाउंट एक्टिव कर दिया गया। लाइव स्क्रीन पर यह दिखाया जा रहा था कि लोग अपने खातों से कितनी राशि इसमें डाल रहे हैं। ये सिस्टम इतना अत्याधुनिक और पारदर्शी था कि हर 1 मिनट में स्क्रीन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती थी, जिससे सभी को रियल टाइम अपडेट मिलता रहे। इस अकाउंट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि कोई भी शख्स चाह कर भी 0.99 से ज्यादा रकम जमा नहीं कर सकता था। ये एक मनोवैज्ञानिक मूव था क्योंकि लोग आमतौर पर अपने अकाउंट में दशमलव के बाद की धनराशि को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन इस छोटे से कॉन्सेप्ट ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। जैसे ही अकाउंट खुला, लाखों करोड़ों लोग आईबीसी में कंट्रीब्यूशन देने लगे। सिर्फ पहले 1 मिनट में ही स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए पार हो चुके थे। हॉल में बैठे सभी लोगों की तालियों से हॉल गूंज उठा। आईबीसी की टीम को पहले से ही उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट हिट होगा, लेकिन इतनी तेजी के साथ ग्रोथ किसी ने नहीं सोची थी। फिर जैसे ही अगले मिनट में स्क्रीन रिफ्रेश हुई, वहां जो फिगर दिखाई दी उसने हर किसी के होश उड़ा दिए जो 2 बार के बाद के जीरो गिनने की कोशिश कर रहे थे। अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपए आ चुके थे। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई भी इस नंबर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों को लगा कि ये कोई टेक्निकल एरर है। आईबीसी की टीम तुरंत जांच में लग गई। गिफ्ट सिटी के इस हॉल में मौजूद गिल फाइनेंस और आईबीसी के ऑफिसर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। निहाल ने तुरंत हाथ उठाकर इशारे से सभी को शांत रहने को कहा और जांच करने को कहा। उधर लग्जमबर्ग में हरमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखा और सधे हुए शब्दों में कहा, ध्रुव, हमें कुछ बातें करनी है। यू शुड लीव नाउ। ध्रुव ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया। उसने पापा का इशारा देख लिया था। वो वहां से निकल गया। अब टेबल पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, हरमन गिल और लॉरेंट। लॉरेंट की आंखों में अभी भी डर और अजीब सा सम्मान था। वो जानता था कि हरमन गिल से टकराने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। पापा का इशारा मिलते ध्रुव सीधा कैफे के अंदर आ गया जहां जश्न मन रहा था। ये जश्न भी डर, हैरानी और रोमांच का एक अजीब सा संगम था। बाहर मौत का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अंदर जिंदगी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। जो लोग अभी तक सहमे हुए थे अब वो जोर जोर से हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे और जंग के विजेता के स्वागत में खड़े थे। शराब के ग्लास टकराए जा रहे थे, लेकिन उन सबके बीच की बातों में सिर्फ एक ही चीज का जिक्र था। वो शॉट जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो शॉट जिसने पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ती फरारी से एक हाईटेक ब्लैक ऑप हेलीकॉप्टर को आसमान से जमीन पर ला पटका था। ध्रुव जब अंदर आया तो उसकी एंट्री किसी विजेता से कम नहीं थी। वहां बैठे लोग उसकी इज्जत में खड़े हो गए। कुछ ने ताली बजाई तो कुछ उसकी तरफ देखते ही अपने शराब के ग्लास उठाने लगे। जसविंदर और तेजा उसे देखकर मुस्कुराए और उनके साथ बैठा एक नया चेहरा भी हल्का सा मुस्कुराया। ध्रुव, ये वुल्फगैंग है। जसविंदर ने उसकी तरफ इशारा किया। अभी तक ओलिवर को प्रोटेक्ट कर रहा था और अब हरमन सर के, मेरा मतलब हमारे साथ है। ध्रुव ने वुल्फगैंग की आंखों में देखा। वहाँ एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर वाला औरा था जिसने कई जंग लड़ी थी और उनमें जिंदा बच निकला था, लेकिन आज वो भी कुछ देर के लिए खामोश था। ध्रुव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। Good to have you on our side, Wolfgang. वुल्फगैंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब भी हैरानी थी। I have heard a lot about you, Dhruv, but today I saw it myself. वुल्फगैंग जैसे आदमी के मुंह से ये सुनना किसी मेडल से कम नहीं था, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। वो जानता था कि वो क्या कर सकता है और दुनिया को ये बार बार साबित करने की उसे जरूरत नहीं थी। पीछे मौजूद भीड़ अब भी वही दोहराई जा रही थी। Did you see that shot? No one in the world could have pulled that off. कोई बोला, Formula 1 ड्राइवर भी ऐसी ड्राइविंग नहीं कर सकते और ये आदमी फरारी चलाते हुए हेलीकॉप्टर गिरा रहा है। कोई और चिल्लाया, Who the hell is this guy? He's the boss. कैफे की दीवारें उन गूंजती हुई आवाजों से थर्रा रही थीं, लेकिन ध्रुव शांत था। वो जसविंदर की तरफ देखकर मुस्कुराया और बिना एक शब्द कहे अपनी जगह पर बैठ गया। आज हर किसी को पता चल चुका था। Who is the boss? बाहर हरमन और लॉरेंट के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। लॉरेंट की आंखों में अब भी डर झलक रहा था। वो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी के सामने बैठा था, हरमन गिल, जिसकी मुस्कुराहट जितनी शांत थी उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक। हरमन ने धीरे से अपनी सस्ती सी सिगरेट का एक कश लिया और धुएं को हवा में छोड़ते हुए बेहद शांत लहजे में कहा, तुम नहीं जानते लॉरेंट, तुमने क्या किया है। तुमने इस गेम के जेन्युइन इंसान ओलिवर पर गोली चला दी है। फॉल्स गॉड चुप है।
लेकिन अगर उन्होंने जवाब दिया तो जो खून बहेगा उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, और उन्हें संभालने वाली एक ही ताकत थी, ओलिवर। वो अब नहीं रहा। वो लोग जो चीजें पर्दे के पीछे से चलाते हैं, अगर एक बार खुले मैदान में उतर आए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। लोरेंट का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसने घबराते हुए कांपती आवाज में कहा, I'm sorry, मिस्टर गेल, मैं मजबूर था, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। हरमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक सख्ती थी। उसने अपनी सिगरेट एशट्रे में रखी और झुककर लोरेंट के चेहरे के पास जाते हुए बेहद हल्की लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं मारा लॉरेंट, लेकिन तुमने वो हालात पैदा किए हैं जिससे वो मर गया, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लोरेंट ने सिर झुका लिया। वो जानता था ये वो इंसान है जिससे दुश्मनी मोल लेना खुद की कब्र खोदने के बराबर है। हरमन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर वापस उसकी तरफ देखा और एक आखिरी बात कही, मरने से पहले मैं उससे मिला था, उसने मुझे बहुत से गहरे राज बताए थे। लोरेंट की सांसें तेज हो गई। क्या वो राज आज उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे, या फिर हरमन के शब्दों में कोई और साजिश छिपी थी? लोरेंट के माथे पर पसीना आ रहा था, लेकिन हरमन पूरी तरह से शांत था। आखिरकार हरमन ने उठने के लिए कुर्सी पीछे सरकाई। लोरेंट ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मिस्टर गेल, कैन आई डू समथिंग फॉर ध्रुव? लोरेंट ने ओलिवर पर तब गोली चलाई थी जब ध्रुव वहां सामने खड़ा था। उसे अपनी तरफ से पछतावा करना ही था। हरमन ने अपनी गहरी आवाज में जवाब दिया, Dhruv is trying to stop the world from collapsing into chaos. He is playing a new game. If you want, you can contribute to it. लोरेंट के हाथों की हलचल तेज हो गई। ये कोई सुझाव नहीं था, ये एक आदेश था। हरमन ने सिर्फ एक इशारा किया और मानवीर ने ध्रुव को वापस बुला लिया। ध्रुव अब टेबल पर आ चुका था। लोरेंट ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे आईबीसी अकाउंट डिटेल्स मांगी। ध्रुव ने उसे अकाउंट की डिटेल्स दी। लोरेंट ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे 200 बिलियन यूरोज ध्रुव के आईबीसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इतनी भारी रकम ट्रांसफर होते ही दुनिया की कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हिल गईं। लेकिन लोरेंट जानता था ये पैसे देकर उसने सौदा नहीं किया, अपनी जिंदगी खरीदी थी। हरमन ने लोरेंट की तरफ देखा और बिना कोई शब्द कहे सिर्फ एक मुस्कान दी। फिर वो मानवीर और ध्रुव के साथ वहां से निकल गया। शर्मन डेला कॉर्निश की सबसे महंगी सुबह में इतिहास का सबसे महंगा सौदा हो चुका था। उधर गिफ्ट सिटी के विशाल चमचमाते हॉल में जहां हजारों की भीड़ मौजूद थी, आईबीसी के लॉन्चिंग इवेंट में हलचल मची हुई थी। ये महज एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था। आईबीसी ने अपने लॉन्च के पहले ही मिनट में एक ऐसा धमाका कर दिया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। आईबीसी के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए की भारी रकम आने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मीडिया में हलचल थी। सोशल मीडिया पर हैशटैग BC रेवोल्यूशन ट्रेंड करने लगा था। ये कोई मामूली ट्रांजैक्शन नहीं था बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। क्या ये कोई गलती थी, कोई सिस्टम हैक हुआ था, या फिर इसके पीछे कुछ और ही खेल था? निहाल को आखिरकार समझ में आ चुका था कि इतनी बड़ी रकम आई कहां से। निहाल ने ध्रुव से कांटेक्ट किया और कुछ ही पलों में उसने फैसला कर लिया कि इस मौके को महज शक में जाने नहीं दिया जाएगा बल्कि इसे प्रमोशन में बदल दिया जाएगा। तभी स्टेज पर आते ही निहाल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माइक थामा। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। उसने गहरी सांस ली, चारों तरफ देखा और फिर शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब यही सोच रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या कोई गड़बड़ हुई है, क्या ये एक टेक्निकल गलती है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हॉल में सन्नाटा छा गया। निहाल ने एक सेकंड के लिए ठहर कर सभी की आंखों में झांका, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये कोई टेक्निकल एरर भी नहीं है। आईबीसी को दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। आज हम जो करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हमने आईबीसी को दुनिया के सामने पेश किया और दुनिया ने इस पर भरोसा जताया। निहाल ने आगे बढ़कर स्टेज के किनारे आकर कहा, और इसे कंफर्म करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप खुद सुने आईबीसी के असली मास्टरमाइंड से। इतना कहते ही विशाल स्क्रीन पर ध्रुव की लाइव वीडियो कॉल शुरू हो गई। ध्रुव जो इस समय लग्जमबर्ग में था, स्क्रीन पर नजर आया। पीछे से ग्लास वॉल से बाहर की यूरोपियन सिटी की चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। ध्रुव ने गहरी मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू किया। हेलो निहाल। हेलो जिग्नेश। ध्रुव ने जानबूझकर जिग्नेश का नाम लिया था ताकि आईबीसी के सीईओ के तौर पर उसे रिस्पेक्ट दी जा सके। जवाब में निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव सर, आप हमेशा की तरह ऐम मौके पर हमें सरप्राइज देना कब बंद करेंगे? यहाँ पूरा देश ही नहीं, हम लोग भी हैरान हैं। हमें लगा कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई।
जवाब में ध्रुव ने हंसते हुए कहा, आईबीसी कोई आम फाइनेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मूवमेंट है। आज जब पूरी दुनिया एक नए इकोनॉमिक बैलेंस की ओर बढ़ रही है, आईबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो लोगों की छोटी छोटी बचत को एक बड़ी ताकत में बदल सकता है। हॉल में बैठे लोग पूरा मन लगाकर उसे सुन रहे थे। मैंने पूरी दुनिया के बिजनेस लीडर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस और हर बड़े बिजनेसेस से नए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने की अपील की थी। तभी निहाल ने बीच में पूछा, ध्रुव, क्या तुम्हें अंदाजा था कि मिस्टर लॉरेंट हमें इतने बड़े अमाउंट से सपोर्ट करेंगे? ध्रुव हल्का सा हंसा और जवाब दिया, मैंने सिर्फ एक कदम उठाया था, लेकिन दुनिया ने इसे मंजूरी दी। आईबीसी अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक नई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। शायद इसी वजह से मिस्टर लॉरेंट ने हमें सपोर्ट करने के लिए ये भारी रकम डाली है। ये उनकी तरफ से आईबीसी के लिए वेल विशेस और सपोर्ट है। इतना सुनते ही हॉल में जोरदार तालियों की गूंज उठी। आईबीसी की ये लॉन्चिंग अब सिर्फ भारत तक नहीं रही थी। CNN, ब्लूमबर्ग, BBC और अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। सोशल मीडिया पर आईबीसी का नाम वर्ल्ड ट्रेंडिंग में टॉप पर था। आईबीसी ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल मूवमेंट बन चुका था और सोशल मीडिया इसे पूरा सपोर्ट कर रहा था। लग्जमबर्ग की वो सुबह जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी। खबर बिजली की तरह फैली, हरमन गिल वापस आ गया है। पहले विस्पर्स, फिर अफवाहें और फिर एक कड़वा सच। कुछ ही घंटों में अंडरवर्ल्ड से लेकर केमन आइलैंड तक, बिजनेस लॉबी से लेकर फॉल्स गॉड काउंसिल तक, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, हरमन गिल। केमन आइलैंड के एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्डरूम में बैठे इन्वेस्टर्स के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। एक बुजुर्ग फाइनेंसर ने कांपती आवाज में कहा, यह आदमी ध्रुव गिल का नहीं, दुनिया का बाप है। इसकी वापसी मतलब न जाने कितने राज कब्र से बाहर आ जाएंगे। सिसिली, इटली, कोसा नॉस्ट्रा के हेडक्वार्टर में डॉल अल्फ्रेंजो ने सिगार बुझाते हुए अपने करीबी सलाहकार से पूछा, ये कैसे हो सकता है? हरमन गिल वापस आ गया, क्या ये पक्की खबर है? सलाहकार ने फाइल टेबल पर रखते हुए जवाब दिया, सर, सिर्फ खबर नहीं, ये हकीकत है। लग्जमबर्ग में जो हुआ उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। और सबसे खतरनाक बात, हरमन गिल सिर्फ लौटा नहीं है, वो खेल भी बना रहा है। डॉन का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, तो बहुत सारे लोग जल्द मारे जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड में एक सीक्रेट मीटिंग में काउंसिल के सबसे पुराने मेंबर्स ने अपने साथियों की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था। हमने सोचा था कि यह खतरा टल गया है, लेकिन नहीं, हरमन गिल को कोई हरा नहीं सकता। वो अपने नियम खुद लिखता है। CIA, MI6, FSB, मोसाद, सभी एजेंसीज को एक ही काम मिला था, हरमन गिल के मूवमेंट पर नजर रखो। CIA के एक सीनियर एनालिस्ट ने रिपोर्ट पढ़ते ही कहा, अगर ये आदमी फिर से एक्टिव हो गया तो पूरी दुनिया की पावर डायनामिक्स बदल जाएंगी। MI6 के एक अफसर ने स्क्रीन पर हरमन की तस्वीर को घूरते हुए कहा, He is not just back, he is here to rewrite the rules. तभी किसी ने कहा, देखिए, हरमन को मैं कई सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। वो कब कहाँ क्या करेगा कोई सोच भी नहीं पाता, पर वो हमेशा चुप रहता है। ऐसे दुनिया की नजर में सामने नहीं आता। अगर उसने लग्जमबर्ग में ये सब किया है तो इसका मतलब साफ है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि अब खेल का दी एंड करने का समय आ गया है। वहीं भारत में ध्रुव की मां हरमन गिल के भेजे एक लेटर को पढ़ रही थी, जिसके अंत में लिखा था, प्यारी इंदर, तुम जानती हो दुनिया की सबसे रिचेस्ट और ओल्डेस्ट फैमिली सदियों से अपने साम्राज्य को संभालती आ रही हैं। इन परिवारों ने अपनी वेल्थ और पावर को सिर्फ एक पीढ़ी की मेहनत से नहीं बल्कि कई दशकों और सदियों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से खड़ा किया है। उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को अपनाया, सही वक्त पर फ्यूचर ट्रेंड्स को पहचाना और नई अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाया। इन फैमिलीज की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये लोग आपस में एक कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते थे। इनके बीच कड़ा कंपटीशन तो था, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी उतनी ही थी। ये लोग अपने गेम को रूल्स के दायरे में खेलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकती है। इसलिए कड़े कंपटीशन के बीच भी गेम रूल्स के दायरे में खेला जाता था। लेकिन आज का दौर बदल गया है। अब कोई भी सडनली आता है और पूरी दुनिया में छा जाता है। ये ना पैसे वाले लोग हैं, अमीर हैं, बल्कि इनके पास इन्फ्लुएंस और पावर भी है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पुराने पैसे वालों को कोई खास इज्जत नहीं देते, न कुछ समझते हैं। इनके लिए कोई एथिक्स या रूल्स मायने नहीं रखते। ये लोग ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज के बनाए हुए संतुलन को खुली चुनौती दे रहे हैं। पुरानी बिजनेस फैमिलीज इकोनॉमिक पावर बैलेंस को समझती थी। वो जानती थी कि कौन सा कदम कब उठाना है, किस वक्त मार्केट कंट्रोल करना है और किस तरह जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को समझते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये नए पैसे वाले, जिनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, स्टार्टअप्स या किसी दूसरे तेजी से बढ़ते सेक्टर से आते हैं, किसी भी रेगुलेशन की परवाह नहीं करते। अब दुनिया में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, ओल्ड मनी वर्सेस न्यू ब्लड।
ये सिर्फ दौलत की जंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर शिफ्ट का इशारा है। पुराने पैसे वाले हम लोग कंट्रोल खोने के डर से एक बार फिर से खुद को नए सिरे से स्थापित करने में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन नए नए रूल ब्रेकर्स को रोक पाएंगे? क्या दुनिया की सत्ता पूरी तरह से नए लोगों के हाथ में जाने वाली है? लग्जमबर्ग का काम पूरा हो चुका था और अब हरमन गिल भी ध्रुव को आगे के नियम समझाकर लंदन चला गया। इधर ध्रुव भी मंगोलिया के लिए निकल चुका था। वहां असली एक्शन हो सकता था, इसलिए उसने एक्स्ट्रा तैयारियां कर रखी थी। लेकिन खास बात यह थी कि इस मिशन में उसके साथ वोल्फगैंग भी था। लग्जमबर्ग का नजारा धीरे धीरे ध्रुव के प्राइवेट जेट की खिड़कियों से ओझल हो रहा था। आसमान में बादलों की पतली परतें जमी हुई थीं और नीचे यूरोप की जगमगाती रात अपनी शांति में लिपटी थी। लेकिन इस शांति के ठीक पीछे छिपी थी एक ऐसी दास्तान जिसे आने वाली पीढ़ियां या तो गर्व से सुनाएंगी या दहशत से। ध्रुव अपनी सीट पर बैठकर मंगोलिया मिशन की रणनीति पर नजर दौड़ा रहा था। इस बार ये खेल और भी खतरनाक होने वाला था, इसलिए उसने टीम में वोल्फगैंग को भी शामिल किया था। जेट के भीतर एक अजीब सा सस्पेंस पसरा हुआ था। हर कोई आने वाली चुनौती के लिए दिमागी रूप से तैयार हो रहा था। लेकिन तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। सबकी नजरें अचानक उसकी ओर घूम गईं। ध्रुव ने हल्की भौहें चढ़ाई जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या हुआ? तेजा ने अपने ठहाके को थोड़ा संभालते हुए कहा, दुनिया का सबसे पैसे वाला देश, कभी जब लग्जमबर्ग का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि हरमन गिल ने यहाँ इतनी गोलियां चलाई थी कि यहाँ के लोग खोखे बटोर बटोर कर मिलियनेयर हो गए। एक पल के लिए पूरे जेट में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर सब हंसने लगे। जसविंदर ने हंसते हुए कहा, मतलब अब इस शहर की नई इंडस्ट्री शुरू होगी, गिल खोखा कंपनी। और अगले साल यहाँ तक म्यूजियम खुलेगा, द बैटल ऑफ लग्जमबर्ग, जहाँ टूरिस्ट आकर कहेंगे, देखो ये उस दिन का खोखा है जब गिल साहब का मूड खराब था। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तेजा की बात में मजाक जरूर था, लेकिन उसमें छिपी सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता था। लग्जमबर्ग ने अपने शांत इतिहास में शायद पहली बार इतनी तबाही देखी थी, और वो भी सिर्फ एक आदमी के कारण, हरमन गिल। अंत में ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, ओलिवर को मारी गई गोली मुझसे 2 इंच की दूरी से निकली थी और इसके बदले में लॉरेंट को 200 बिलियन यूरो आईबीसी में डालने पड़े। इसके बाद सभी हल्के से मुस्कुरा दिए। अब मिशन का अगला पड़ाव था मंगोलिया। यहाँ की ठंडी हवाओं में बारूद की महक घुलने वाली थी और ध्रुव जानता था कि ये ऑपरेशन अब तक का सबसे चैलेंजिंग होने वाला था। मंगोलिया जाओ तो लगता है समय जैसे थम सा गया है। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, कभी खत्म न होने वाले घास के मैदान और खुले आसमान के नीचे बहती ठंडी हवा। मंगोलिया की खूबसूरती उतनी मिस्टीरियस है जितनी पुरानी यहाँ की कहानियाँ। यहाँ की जमीन सदियों से खाना बदोश वॉरियर्स की कहानियां समेटे हुए है और अब भी ये देश अपने पुराने रंग में रंगा हुआ दिखता है। मॉडर्न दुनिया की हलचल से दूर यहाँ के लोग आज भी अपने ट्रेडिशनल जिंदगी जीते हैं, अपने यूट्स में रहते हैं और घोड़ों पर सफर करते हैं। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक ऐसी कठोर जिंदगी छिपी है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसकी ठंडक, इसके तूफान और इसकी वीरानियों का सामना किया हो। लेकिन मंगोलिया सिर्फ शांति और नेचुरल ब्यूटी तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ की राजधानी उलान बातर में ट्रेडिशनल कल्चर के साथ मॉडर्निटी साथ साथ चलती थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच बौद्ध मठों की शांति पसरी हुई है और सड़कों पर चलते लोग अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच पुल बनाए रखते हैं। बिजनेस, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड सब यहाँ एक धागे से जुड़े हैं। जहाँ बाहरी दुनिया के कई खेल खेले जाते हैं, बर्फीली हवाओं के नीचे छिपी इस धरती पर सिर्फ वही टिक सकता है जो समय की चाल को समझता हो और अपनी अगली चाल उससे भी आगे की सोचकर चलता हो। ध्रुव का प्लेन मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जैसे वो बाहर निकला, ठंडी हवा के तेज झोंकों ने उसका स्वागत किया। काशीनाथ पहले ही ध्रुव को बता चुका था कि उसे यहाँ किससे मिलना है, इसलिए बिना समय गवाए ध्रुव सीधा शहर के सबसे रिच गोल्ड मार्केट की ओर बढ़ गया। यह सिर्फ एक मार्केट नहीं था बल्कि बिजनेस और पावर के अनकहे खेल का हिस्सा भी था। यहाँ कई बड़े सौदे होते थे, कई गुप्त डील्स तय होती थीं और ऐसे कई लोग मिलते थे जो सिर्फ पैसे और ताकत की भाषा समझते थे। ध्रुव को पता था कि उसे यहाँ सतर्क रहना होगा। हर नजर के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है और हर सौदे के पीछे कोई ना कोई साजिश। उधर लंदन में हरमन गिल ने पूरी फैमिली के सभी सीनियर मोस्ट और सभी को बुलाकर क्लियर कर दिया कि उसने लग्जमबर्ग में ये सब क्यों किया। वो सबके सामने बोल रहा था, समझो, पहले जब कोई शेफ बनना चाहता था तो उसे सालों तक सिर्फ
मसालों की खुशबू पहचाननी पड़ती थी, फिर चाकू पकड़ने की टेक्निक, सब्जियों की बनावट, उनके काटने की दिशा, हर चीज में महीनों सालों की मेहनत लगती थी। जब वो मास्टर शेफ बनता तो उसके हाथों में सिर्फ चाकू नहीं बल्कि सालों की मेहनत की धार होती थी। हरमन रुका, फिर आगे बढ़ा। पर आज कोई YouTube देखता है, 2-4 डिश बनाता है और खुद को शेफ कहने लगता है। न परंपरा की समझ, न संघर्ष की गहराई, फिर भी उसे करोड़ों लोग एडमायर करते हैं। उसकी नजरें सब पर घूमी। ओल्ड मनी और न्यू ब्लड का फर्क भी यही है। पुराने खेल में धैर्य था, सख्ती थी, तपस्या थी। नए खिलाड़ी सीधे टॉप पर जाना चाहते हैं, बिना जड़ें जमाए, बिना असली परीक्षा दिए। हरमन ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। पाकिस्तान सालों से भारत को तंग कर रहा है। अगर भारत चाहता तो एक दिन में उसका वजूद मिटा सकता था, पर समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं और पुराने लोग इन्हीं नियमों में चलते थे। लेकिन आज की पीढ़ी, इन्हें अगर ताकत मिल जाए तो ये क्या करेंगे? ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसकी आवाज में ठहराव था, मगर असर गहरा था। इसलिए जो बड़े हैं उन्हें बड़ों की तरह बर्ताव करना चाहिए, वरना महाभारत होना तय है। हरमन ने वहां मौजूद लोगों की तरफ देखा और ठहर कर कहा, मैं चाहता तो केवल लॉरेंट से मिलकर बात खत्म कर देता, पर मैंने लग्जमबर्ग में ये जो किया वो सिर्फ एक मकसद से किया, लोगों के दिल में रूल्स तोड़ने का डर बैठ जाए। लॉरेंट हम लोगों की उम्र का है, लेकिन उसने नए प्लेयर्स को नहीं रोका बल्कि उनका साथ दिया, और फिर हालात लॉरेंट के काबू में भी नहीं रहे और नतीजा ये हुआ कि ओलिवर की जान चली गई। वो थोड़ा झुका, जैसे कि किसी अनकही जिम्मेदारी को महसूस कर रहा हो, फिर सीधा खड़ा हुआ। लेकिन चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। इधर आईबीसी की शानदार लॉन्चिंग के बाद एक मीटिंग चल रही थी। निहाल, आईबीसी का सीईओ जिग्नेश जोशी और फाइनेंस टीम के कुछ मेंबर्स साथ में बैठे थे। लॉन्चिंग प्रोग्राम अच्छा चल रहा था और मार्केट का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा था, पर ये वक्त जश्न मनाने का नहीं बल्कि आगे की रणनीति बनाने का था। निहाल ने बड़ी स्क्रीन पर आईबीसी के अकाउंट्स को दिखाते हुए कहा, 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 2 मिनट में, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है इसे कैसे मैनेज करें। जिग्नेश जोशी, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, फिर उन्होंने अपनी उंगलियों को टेबल पर टिकाते हुए कहा, हमें इस फंड को 2 हिस्सों में बांटना होगा। ये पैसा जितनी तेजी से आया है उतनी ही समझदारी से इसे इस्तेमाल करना होगा। अगर हम इसे सही तरीके से दिशा नहीं देंगे तो ये सिस्टम अपने ही भार से दब सकता है। निहाल ने हामी भरी। अब वक्त था आईबीसी के फ्यूचर प्लान को तय करने का। कुछ देर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया कि आईबीसी को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग आम जनता के लिए होगा, जहां लोग अपनी छोटी छोटी बचत डाल सकते थे। निहाल ने स्क्रीन पर एक डिजिटल मॉडल दिखाते हुए कहा, आईबीसी में छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। हम इसे एक कम्युनिटी सेविंग फंड बनाएंगे जहां लोग 99 पैसे तक ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये एक डिजिटल सेविंग सिस्टम होगा, लेकिन इसमें लॉटरी जैसा कुछ नहीं होगा। दूसरा हिस्सा छोटे बड़े बिजनेस के लिए होगा। निहाल ने कुर्सी पीछे खिसकाते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होगा। ये फंड केवल आम लोगों का नहीं रहेगा, हमें छोटे और बड़े बिजनेसेस को इसमें शामिल करना होगा। फाइनेंस टीम के एक मेंबर ने सवाल किया, अगर बिजनेस कम्युनिटी को पैसा चाहिए तो वो बैंकों से लोन क्यों नहीं लेंगे? जिग्नेश ने तुरंत स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया। क्योंकि आईबीसी का मॉडल पूरी तरह अलग है। ये एक स्मार्ट इंस्टॉलमेंट सिस्टम होगा जहां व्यापारी कम ब्याज दर पर रकम ले सकते हैं और उसे छोटी छोटी किश्तों में लौटा सकते हैं। ये किसी भी बैंकिंग सिस्टम से तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। केमन आइलैंड की ऊंची बिल्डिंग्स रोशनी में डूबी हुई थीं। अनिका एक प्राइवेट क्लब की ओर बढ़ रही थी, जहां फॉल्स गॉड काउंसिल के मेंबर्स अक्सर इनफॉर्मली मिलते थे। अनिका आज यहाँ हरमन गिल के मैसेंजर के तौर पर आई थी, उसका मैसेज पहुंचाने और सभी को एक मीटिंग के लिए तैयार करने। लेकिन असली चुनौती ये थी कि फॉल्स गॉड काउंसिल के चीफ की कुर्सी खाली थी। ओलिवर की मौत के बाद अब तक कोई चीफ की गद्दी पर बैठा नहीं था। ऐसे में उसे किससे बात करनी थी? कौन ऐसा शख्स है जो सभी को मना सके? ये काफी मुश्किल हो गया था। क्लब के अंदर घुसते उसकी नजर फ्रैंको मोरेलो पर पड़ी, जो इटली का बैंकिंग माफिया था और यूरोपियन फाइनेंशियल लॉबी का गॉडफादर। वो एक प्राइवेट रूम में बैठा था और उसके साथ हसन अल हामिद और डैनियल क्रॉफर्ड भी थे। ये वो लोग थे जो दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने फायदे के लिए मोड़ते थे। अनिका ने कॉन्फिडेंस के साथ उनको मैसेज भिजवा दिया कि हरमन गिल की मैसेंजर बाहर इंतजार कर रही है, और परमिशन मिलने के साथ ही वो अंदर गई, जहां उसने बिना किसी फॉर्मेलिटी के कहा, मिस्टर हरमन गिल का एक मैसेज है। फ्रैंको ने अनिका के आने से पहले अपने शराब का ग्लास छुपा दिया था और मेज पूरी तरह से खाली हो गई थी। फ्रैंको ने अनिका को ग्रीट करते हुए पूछा, हरमन गिल, अचानक वो इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है?
उसकी आवाज में क्यूरियोसिटी थी। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अनिका ने आगे कहा, उन्होंने मैसेज भेजा है कि ओलिवर की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं, वो ओलिवर से मिलने जरूर गए थे। अनिका ने सख्त आवाज में कहा, फिर सभी की तरफ देखकर कहा, और लैक्सेमबर्ग में जो हुआ वो ओलिवर की मौत का बदला था। डैनियल क्रॉफर्ड, जो अब तक चुप था, कुर्सी पर झुकते हुए बोला। तो हरमन क्या चाहते हैं? जवाब में अनिका ने कहा, वो चाहते हैं कि हम सब एक जगह बैठकर बात करें। अगर बटे रहे तो असली दुश्मन जीत जाएगा। फ्रैंको ने गौर से उसकी बात सुनी। उसने अपने साथियों की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम मीटिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हरमन के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें आपस में बात करनी होगी। अनिका ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तय कर लो फ्रैंको, या तो फॉल्स गॉड काउंसिल एकजुट होकर अपना लीडर चुनेगी या फिर कोई और इसे खत्म कर देगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सबके मन में वही सवाल था, क्या हरमन वाकई उनका साथी था? उधर मंगोलिया में ऑल्टन अपने ऑफिस में ध्रुव के सामने बैठा था। उसके हाथ में मंगोलिया के गोल्ड माइनिंग सेक्टर की डिटेल्ड रिपोर्ट थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मंगोलियन गोल्ड अभी भी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ की मेन माइंस तो तुम्हें पता ही है, ओयू टोलगोई, बोरू, खारमक्ताई और एल्टन तसागान ओवू। लेकिन अभी हाल ही में कई नई माइंस का भी पता चला है। फिर ऑल्टन ने रिपोर्ट का एक पेज पलटते हुए कहा, सरकार और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स अभी नई लोकेशन की स्टडी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवी आल्टाई और बायान ओइगी में बड़े गोल्ड डिपॉजिट होने की संभावना है। अगर ये कंफर्म हो गया तो मंगोलिया का गोल्ड प्रोडक्शन अगले 5 सालों में 2 गुना हो सकता है। ऑल्टन थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने धीमे से बोला, जार्गल बाटमुंक इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। ध्रुव ने पूछा। ये कौन है? ऑल्टन ने गहरी सांस ली। जार्गल बाटमुंक कोई मामूली आदमी नहीं है। ये मंगोलिया के सबसे पावरफुल गोल्ड माइनर्स हैं। वो चीन और कनाडा की कई कंपनियों के साथ काम करता है। चीन को कच्चा सोना बेचता है और कनाडा के इन्वेस्टर्स को सीधे एक्सेस देता है। उसकी कंपनियां सरकारी सिस्टम के अंदर तक अपनी पकड़ बना चुकी हैं। ध्रुव ने ठंडी आवाज में पूछा। अगर गिल उससे मिलने की इच्छा रखे तो? ऑल्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, गिल के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। जार्गल बाटमुंक को सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। अगर गिल फैमिली को इस बिजनेस में दिलचस्पी है तो मैं तुम दोनों को सही वक्त और सही जगह पर मिलवा सकता हूँ। ध्रुव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर हामी भर दी। वहीं दुश्मन खेमे में भी ध्रुव के मंगोलिया आने की खबर गूंज चुकी थी। लक्जमबर्ग की घटना के बाद से ही उन्हें एहसास हो गया था कि हरमन और ध्रुव कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। इस समय उनके बीच इसी बात पर गहरी चर्चा चल रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। हालांकि मेन विलन का चेहरा अभी भी छिपा था, लेकिन उसके खास लोगों में एक नाम सबसे पहले आता था, जार्गल बांटनमुख। जार्गल के पीछे एक औरत खड़ी थी, सख्त चेहरे, तेज नजरों और मर्दाना चाल वाली। इसके अलावा और भी बहुत से लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए थे। ध्रुव के मंगोलिया पहुंचने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लक्जमबर्ग की घटना के बाद से ये दुश्मन खेमे को आभास हो गया था कि हरमन गिल और ध्रुव कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। अब सवाल ये था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। एक विशाल अंधेरे कमरे में बड़ी ब्लाइंड स्क्रीन चमक रही थी, जिस पर कई सिलुएट उभर रहे थे, हर एक अलग जगह से जुड़ा हुआ, लेकिन उनकी पहचान छुपी हुई। स्क्रीन के एक कोने में जार्गल मौजूद था। उसकी पीठ सीधी और आंखें स्थिर थीं। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सख्त चेहरे, तेज नजरों और मर्दाना चाल वाली। ध्रुव गिल अब मंगोलिया में है। एक गहरी भारी आवाज स्क्रीन पर गूंजी। लक्जमबर्ग में जो हुआ वो यहाँ नहीं हो सकता है। हमें उसे दिखाना होगा कि ये इलाका हमारा है। जवाब में किसी ने कहा, ध्रुव तो मोहरा है। हमें दुनिया को एहसास कराना होगा कि खेल अब अलग तरीके से चलेगा। जिस पर जार्गल ने कहा, मंगोल खून का तरीका अलग है। हम लड़ते हैं मगर अपनी शर्तों पर। यहाँ का मैदान उनके खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। ये हमारे नियमों से खेला जाएगा। अब हमें अगली स्टेज पर काम करना होगा। तभी उनके लीडर ने कहा, अब हमें भी अगली स्टेज पर काम करने का समय आ गया है। अब इंतजार नहीं किया जा सकता। दुनिया को नई लीडरशिप के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। जार्गल ने फिर से कहा, ध्रुव गिल हमारे रास्ते में जरूर आएगा, पर देखना यह है कि मंगोलिया वो कैसे बचेगा। इधर हरमन गिल फॉल्स गॉड काउंसिल के साथ मीटिंग करना चाह रहा था। इसके लिए अनिका के हाथों मैसेज भी उसने भिजवा दिया था, लेकिन ठीक उसी समय दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम में एक भूचाल आ गया और रिलायंस कैपिटल जैसी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट फर्म ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। और रिलायंस कैपिटल ने अचानक खुद को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। सारी दुनिया की टीवी चैनल्स पर इस समय यही खबर चल रही थी, जिसे दुनिया भर में एक साथ देखा जा रहा था।
आज फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बड़ा भूचाल आया है। दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म ऑरेलियस कैपिटल ने खुद को अचानक बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। ये खबर आते ही ग्लोबल मार्केट्स में भारी उथल पुथल मच गई है। वॉल स्ट्रीट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और टोक्यो मार्केट में निवेशकों में हड़कंप मच गया है। कई बड़े बैंकों के शेयर 10 से 15% तक गिर चुके हैं और एक्सपर्ट्स इसे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अब तक के सबसे बड़े झटकों में से एक मान रहे हैं। आपको बता दें कि ऑरेलियस कैपिटल एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट फर्म थी जिसका कारोबार अरबों डॉलर में था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऑरेलियस कैपिटल के पास इतनी संपत्ति होते हुए भी वो अचानक दिवालिया कैसे हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस फर्म का सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड और शैडो इकोनॉमी से रहा है। ये कंपनी उन गैर कानूनी सोर्सेस से आने वाले पैसों को सफेद बनाने का काम करती थी जिनका कोई वैध रिकॉर्ड नहीं था। और अब जब इस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है तो उन पैसों का क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इसका असर सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर तक ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम के अलावा क्रिप्टो मार्केट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भी इससे प्रभावित हुए हैं। कई इन्वेस्टर्स ने अपनी पूरी संपत्ति इस फर्म में लगा रखी थी और अब उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यहाँ बता दें कि ये फर्म अपने सीईओ एम्ब्रोस वॉन की मौत से मुसीबतों का सामना कर रही थी और कहा जाता है कि ये फर्म ब्लैक मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती थी। इसलिए ये खबर अंडरवर्ल्ड और ब्लैक मार्केट के लिए भी चौंकाने वाली है। जानकारों का मानना है कि ये दिवालियापन सिर्फ एक कॉर्पोरेट फेलियर नहीं बल्कि किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है।